Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about the recurrent miscarriage और habitual abortion. So recurrent miscarriage को habitual abortion भी कहा जाता है. इसको आज हम डिस्कस करेंगे. अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर समझ आता है तो. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. नोट्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक, वहाँ से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं. अगर समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको समझ आ रहा है और अगर कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिकरेंट मिसकैरेज या फिर रिकरेंट अबॉर्शन, ओके, या फिर हैबिचुअल अबॉर्शन. सो हैबिचुअल अबॉर्शन क्या होता है कि recurrent miscarriage is defined as sequence of 3 or more consecutive spontaneous abortion before 20 weeks. So ठीक है, 20 weeks से पहले अगर उस लेडी को 3 बार अबॉर्शन हो गया है, 3 टाइम्स वो प्रेग्नेंट हुई है और तीनों बार 20 वीक्स से पहले बेबी जो है अबॉर्ट हो गया है, तो वो केस किस में आएगा? वो हैबिचुअल अबॉर्शन के अंदर आएगा. ओके, सो इसके अंदर एक प्राइमरी और सेकेंडरी भी आता है. सो प्राइमरी तो वो जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है और उसको 3 बार ऐसे होते जा रहा है, और सेकेंडरी वो जिसके पास एक बेबी है बट उसके बाद 3 बार की प्रेगनेंसी में उसको अबॉर्शन हुआ है. ओके, सो ये सॉरी, तो ये जो है इसके अंदर आता है. सो ये जो प्रॉब्लम है इसका अगर इंसिडेंस रेट देखें तो 1% देखने को मिलता है. नेक्स्ट इसके कॉजेज क्या होते हैं? सो कॉजेज इसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉजेज और सेकंड ट्राइमेस्टर कॉजेज अलग अलग डिस्कस करे हुए हैं. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो कॉजेज होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट कॉज होता है जेनेटिक फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर 3 to 5% इसमें वेरी करता है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन जो है बैलेंस ट्रांसलोकेशन. अब बैलेंस ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि इट इज़ दी एबनॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चरिंग होती है उसमें बैलेंस नहीं होना, वो अलग अलग तरीके से अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं अगर वो इस तरीके से अरेंज है तो हो सकता है कि इस तरीके से अरेंज ना होके वो उनका अरेंजमेंट पैटर्न जो है कि वो डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाती है क्रोमोसोम्स के अंदर, तो एक रीज़न ये है. ओके, नेक्स्ट है एंडोक्राइनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर हमारा डायबिटिक अगर पेशेंट है उसकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे अबॉर्शन हो सकता है. देन अगर थायराइड के अंदर कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ है, प्रेजेंस ऑफ थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज़, तो उस केस में भी हो सकता है. इसके बाद ल्यूटियल फेज डिफेक्ट. तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो उसका लेवल कम होता है, कम सिक्रीट होता है, या फिर जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, वो प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलेंगे कि सही से एंगेज नहीं कर पाती है. जो भी आप कहें कि सही से उसको नहीं एनवायरनमेंट नहीं मिलता है उसको, तो अंदर कुछ डिफेक्ट है. या फिर ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है ना वो सही नहीं होता, तो लेस प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन ये कह सकते हैं, या फिर डिमिनिश्ड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन कहा जा सकता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि अबॉर्शन देखने को मिलता है. देन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से देखने को मिलता है. नेक्स्ट इन्फेक्शंस के अंदर हमारे जो मम्प हो गया, ठीक है, मीजल हो गया, रुबेला हो गया, इसके साथ साथ और भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, सो ये सारे इन्फेक्शन के अंदर आएंगे. इन्फेक्शियस भी हो सकता है. ओके, तो इन्फेक्शन अगर कोई हो गया तो उसकी वजह से भी जो है कि अबॉर्शन हो सकता है. सो इसके साथ साथ कुछ और कॉजेस भी है, जैसे कि इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया. सो इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया की वजह से हो सकता है. तो जो इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया होता है वो क्या करता है, अर्ली भी मिसकैरेज कॉज करता है और लेट मिसकैरेज, दोनों मिसकैरेज का रीज़न इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया हो सकता है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी होती है, जो स्पाइरल आर्टरी होती है, उसमें क्या होता है कि थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाना. ओके, तो उसकी वजह से जो है कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा पाती फीटस तक. ठीक है, फीटस तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगी तो फीटस की डेथ भी हो सकती है, तो अबॉर्शन कॉज कर सकता है. तो एक ये रीज़न हो गया. नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी. सो ऑटो इम्यूनिटी के अंदर होता है APS, एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडीज, जिसमें क्या होता है जो हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फेट होते हैं उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनना शुरू कर देती हैं. ओके, सो उस केस में भी हो सकता है
देन इसके साथ साथ कुछ और भी केस कॉजेज हो सकते हैं, जैसे एलो इम्यूनिटी। ठीक है, एलो इम्यूनिटी में जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स होते हैं उनकी वजह से भी, वो भी एक रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि अबॉर्शन हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ अननोन रीजंस भी होते हैं जिनका पता नहीं है, बट फिर भी वो अबॉर्शन को कॉज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड ट्राइमेस्टर कॉजेस। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर कॉजेस में क्या होता है कि एक तो एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी जितनी भी होंगी वो इसके अंदर आएंगी, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है 10 to 15% रिकरेंट अबॉर्शन के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई यूट्रस है या फिर सर्विक्स है, उसके अंदर अगर कोई डिफॉर्मिटी है, एनाटॉमिकली कोई डिफॉर्मिटी है, कंजेनिटल कोई डिफॉर्मिटी है, तो उस वो केस किसके अंदर आएगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के अंदर आएगा। देन इसके अंदर क्या होता है कि एक मुलेरियन डिफेक्ट होता है, ठीक है, मुलेरियन डक्ट होता है, जिसमें कि क्या होता है कि अगर वो फ्यूज नहीं होता, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। एक तो ये डिफेक्ट हो गया। नेक्स्ट कुछ अक्वायर्ड एनामिलीज होती हैं, कंजेनिटल के अंदर ये आएगा मुलेरियन डक्ट का फ्यूजन या फिर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाना, इसमें डिफेक्ट होना। नेक्स्ट अक्वायर्ड के अंदर बात करें तो इंट्रा यूट्राइन एडेहेशन, अगर यूट्रस में कोई फाइब्रोइड है या फिर सर्विक्स जो है वो इनकम्पिटेंस है या एंडोमेट्रियोसिस है। ओके, तो ये सारे कॉजेस आएंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। अब जो कंजेनिटल के अंदर मैंने आपको बोला कि मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट। ओके, तो मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसका एग्जांपल है कि डबल यूट्रस होना या सेपरेट बाइकॉर्नियल यूट्रस होना। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है फर्स्ट वाला, ये तो है कि सेपरेट यूट्रस है दो, एक यूट्रस ये है, एक यूट्रस है, बट सर्विक्स क्या है, एक ही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि दो सेपरेट यूट्रस है और सर्विक्स भी दो है। ठीक है, मतलब वजाइना भी दो है, सर्विक्स भी दो है। यहाँ पे क्या है, वजाइना एक है, सर्विक्स एक है, बट जो यूट्रस है वो दो है। अब ऐसा क्यों होता है? डिफेक्टिव मुलेरियन फ्यूजन क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि ये जो लाइनिंग है, अगर यहाँ पे ड्रॉ करें हम, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर एक लाइनिंग होती है जिसको मुलेरियन डक्ट जो लाइन होती है, नॉर्मली क्या होता है ये फ्यूज़ हो जाता है और ये फ्यूज़ होने के बाद ये यहाँ से हट जाता है और एक यूट्रस बनता है। ठीक है, एक यूट्रस का फॉर्मेशन होता है, नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो नॉर्मल के केस में क्या होता है कि एक यूट्रस का फॉर्मेशन होता है और एक वजाइना, एक सर्विक्स होती है। अब नॉर्मलिटी में क्या होता है कि जो मुलेरियन ये होता है, मुलेरियन डक्ट होती है, ये फ्यूज नहीं होती है, और जब ये फ्यूज नहीं होती है तो ये सेपरेट रह जाती है, जैसे एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये सेपरेट रह जाती है और दो यूट्रस बन जाते हैं। और इसी तरीके से नीचे भी है कि दो सर्विक्स बन जाते हैं। तो ये सिचुएशन या ये सिचुएशन, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर ऐसा केस आता है तो ऐसा नहीं है कि इसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, इसमें क्या हम एक सर्जरी कर सकते हैं जिसको मेट्रोप्लास्टी कहते हैं। सो मेट्रोप्लास्टी करके हम इसको एक कर सकते हैं, और जब मेट्रोप्लास्टी करने के बाद यहाँ से ये डक्ट को हम हटा देंगे और ये एक ही यूट्रस हो जाएगा, तो ये कॉम्पिटेंट होगा कि एक फीटस को अलाइव रखा जा सके और उसकी डिलीवरी कंडक्ट कराई जा सके। तो मेट्रोप्लास्टी इज डन फॉर दिस। नेक्स्ट कॉजेस में अगर बात करें, नेक्स्ट दिस इज द डायग्राम ऑफ सर्विक्स इनकम्पिटेंस। सो अगर सर्विक्स इनकम्पिटेंस होता है, जैसे यहाँ पे बताया था, ठीक है, सर्विकल इनकम्पिटेंस क्या होता है कि जैसे इसमें ये डायग्राम है, तो ये सर्विक्स है, ये एरिया क्या है, सर्विक्स है, ये हमारा ये वाला नॉर्मल है, लाइक सर्विक्स का एरिया कितना थिन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बड़ा एरिया है। तो जब बड़ा होगा, जब सर्विकल लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, जब सर्विकल लेंथ ज़्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, लाइक सर्विकल लेंथ ज़्यादा है और फंडल लेंथ भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वाइड एरिया हो गया। तो जब ये वाइड एरिया हो गया तो ये मोस्टली क्या होता है कि जब ये वाइड एरिया होता है तो ये इस तरीके से रहेगा ना, इसमें गैप रहेगा। तो जब ये गैप रहेगा तो ये ईजिली अबॉर्शन को कॉज कराएगा। ठीक है, अब अगर इसी की जगह पे अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसे होता, यहाँ पे गैप नहीं रहता, तो ये क्या है, बंद रहेगा एरिया, और यहाँ पे जब ये बंद रहेगा तो यहाँ पे फीटस है। ठीक है, तो फीटस यहाँ से नहीं आ पाएगा ना नीचे, ये क्लोज रहेगा। तो जब ये क्लोज रहेगा तो फीटस यहाँ से नीचे नहीं आ पाएगा यहाँ से। तो इस केस में क्या होगा कि अबॉर्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे फीटस है तो स्पेस नहीं है, तो नीचे कैसे आएगा। बट अगर फीटस यहाँ पे है तो यहाँ बहुत स्पेस है, वो यहाँ से नीचे आने लग जाएगा और अबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया मिल रहा है उसको।
सो दिस इज द रीजन ऑफ सर्विकल इनकम्पिटेंस अबॉर्शन का। नेक्स्ट इसके साथ साथ और भी कुछ सेकेंड ट्राइमेस्टर में कॉजेस होते हैं, जैसे कि क्रोनिक मैटरनल इलनेस है, लाइक उसको डायबिटीज़ है एंड या फिर आर्ट्रियोस्क्लेरोटिक चेंजेस है, हीमोग्लोबिनोपैथी, क्रोनिक रीनल फेलियर डिसीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज या फिर सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटस डिसीज है, तो इस कंडीशन में हो सकता है। नेक्स्ट अगर कुछ उसको इन्फेक्शन हो जाए लाइक सिफिलिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, लिस्टोसिस, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ द अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एज वेल एज इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट हाउ विल यू डायग्नोज दैट। सो डायग्नोज करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराएंगे कि उसको डायबिटीज़ को देखने के लिए, राइट, क्योंकि डायबिटीज़ उसको हो रहा था, तो उस केस में डायबिटीज़ के केस में अबॉर्शन हो रहा था, तो डायबिटीज़ को देखने के लिए हम क्या कराएंगे, उसका जो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट है वो कराएंगे। देन ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के बाद हम उसका थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट कराएंगे। थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट हम थायराइड के लिए करा रहे हैं ऑफकोर्स, कि उसको थायराइड मतलब एंटीबॉडीज़ तो नहीं प्रेजेंट है कोई इस तरीके से, तो थायराइड के लिए हम थायराइड टेस्ट कराएंगे। इसके साथ साथ हम RH ग्रुपिंग करा के रखेंगे पहले से। RH ग्रुपिंग कराने का मतलब है कि हम क्या करेंगे कि जो भी उसका ब्लड ग्रुप है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी नीड कभी भी पड़ सकती है, राइट। तो उसकी नीड कभी भी पड़ सकती है, तो दोनों का हमें ग्रुपिंग करा के रखना है। देन ऑटो इम्यून स्क्रीनिंग करानी है, ओके। देन सीरम LH ऑन D2 D3 ऑफ दी साइकिल। अल्ट्रासोनोग्राफी हम कराएंगे ताकि हम जो कंजेनिटल माल फॉर्मेशन तो नहीं है अंदर यूट्रस के अंदर, या फिर कुछ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज तो नहीं है, या फिर फाइब्रॉइड तो नहीं है जिसकी वजह से अबॉर्शन बार बार हो जाता है, ठीक है। ये जानने के लिए हम ये सारे टेस्ट को है कराएंगे। नेक्स्ट इसके साथ साथ हम हिस्ट्रो साल्पिंजोग्राफी भी करा सकते हैं, ठीक है, टू चेक दी सर्विकल इनकम्पिटेंस, यूट्राइन सिंके एंड यूट्राइन मालफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कैरियोटाइपिंग कराएंगे, मतलब जो भी जेनेटिक स्टडी होती है उसको कराएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों को क्रोमोसोम्स की स्टडी जो जेनेटिक टेस्ट होते हैं वो कराएंगे, ताकि पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। नेक्स्ट सर्विकल स्वैब और डिफेक्ट चेक कर एंडो सर्विकल स्वैब लेंगे, वो डिटेक्ट करने के लिए कि कोई इन्फेक्शियस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा, लाइक कैलामीडिया, ठीक है, या फिर बैक्टीरियल वैजिनोसिस तो नहीं है, वजाइनोसिस तो नहीं है, तो ये सब देखने के लिए हम ये डायग्नोसिस कराएंगे। सो नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में ऑफकोर्स। सो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अभी हमने पढ़ा इसका कॉजेस एंड डायग्नोसिस एंड व्हाट इज इट, ओके। देन सर्विकल इनकम्पिटेंस को भी देखा कि क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकरेंट मिसकैरेज। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।